नमस्कार दोस्तों, सुनते हैं कज़ाक की लोक कथाएं। परंतु उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और हो सके तो कमेंट करके बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लगी। और अगर कोई कहानी जो आप सुनना चाहते हैं उसका अनुरोध करिए। हो सका तो वो कहानी मैं रिकॉर्ड करके ज़रूर अपलोड करूँगी। तो सुनते हैं आज की पहली कज़ाक लोक कथा, खान सुलेमान और बाईगीज़। खान सुलेमान के महल यूं तो बहुमूल्य वस्तुओं से भरे पड़े थे, पर उसके लिए सोने की एक अंगूठी सबसे ज्यादा मूल्यवान थी, जिसे वह कभी उंगली से नहीं उतारता था। वह अंगूठी जादुई थी। जो भी उस अंगूठी को पहनता वही पशु पक्षियों तथा पौधों की भाषा समझने लगता और सारे प्राणी उसके अधीन हो जाते। एक बार शिकार करते समय सुलेमान को चेहरा सोते के शीतल जल से ताज़ा करने की इच्छा हुई, लेकिन जब वह अंजलि से पानी पीने लगा, उसकी प्रिय अंगूठी उंगली से खिसक गई और तेजी से तल की ओर जाने लगी। खान तल से मूल्यवान अंगूठी निकालने के लिए सोते में कूदने ही वाला था कि पानी में एक भीमकाय मच्छ चमका और वह अंगूठी निगलकर पूंछ फटकार कर भंवर में गोता लगा गया। सुलेमान अंगूठी खो बैठने से बहुत दुखी सोते के किनारे किनारे चलने लगा। चलता रहा। अचानक उसने खुद को एक अकेली झोंपड़ी के सामने पाया, जिसके आगे मत्स्य जाल सूख रहे थे। रात होने लगी थी। खान झोंपड़ी में गया। देहली लांघने पर उसे किसी की नकसुरी आवाज सुनाई दी। हाँ, हमारी किस्मत खुल गई। अब भर पेट खाना खाएंगे। खान को काटो तो खून नहीं। झोंपड़ी के बीचों बीच रक्त पिपासु जाल माउइस केम्पीर खड़ी थी और अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ उसकी ओर बढ़ा रही थी। वह आत्मरक्षा के लिए शिकारी छुरा निकालने ही लगा था कि तभी दूसरी आवाज सुनाई दी, बुलबुल के कूजने जैसी मधुर। आगंतुक को मत छुओ माँ, देखो ये कितना सुंदर और राजसी है। शायद खुद खान सुलेमान भी इससे ज्यादा सुंदर नहीं होगा। खान आवाज की ओर मुड़ा और उसके दिल का कंवल खिल उठा। चूल्हे के आगे कालीन पर इतनी रूपसी कन्या बैठी थी कि उसकी खातिर कोई भी मौत से जूझने को तैयार हो जाता। जाल माउइस केम्पीर बोली, तुम सौभाग्यशाली हो अजनबी। तुम मेरी बेटी बुलक को पसंद आ गए। मुझे तुम पर रहम आ गया। लेकिन यहाँ से जल्दी चले जाओ। मेरा बुढ़ऊ बस आने ही वाला है। वहां आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। सुलेमान ने उत्तर दिया, जब तक खूबसूरत बुलक मेरे साथ हाथ में हाथ डाली नहीं जाएगी, मैं यहाँ से टस से मस भी नहीं होऊंगा। तभी सोते में उफान आ गया। धरती गड़गड़ा उठी और झोंपड़ी कांप उठी। लगा जैसे तूफान आ गया हो। जाल माउइस केम्पीर ने जल्दी जल्दी सारे कोने छान मारे और संदूक खोलकर सुलेमान को बुलाया। संदूक में घुस जा पागल, देर मत कर। संदूक का ढकना बंद होते ही झोंपड़ी में बूढ़ा नरभक्षी देव झूमता हुआ घुस आया। आदमी की गंध आ रही है। वह अपना दैत्याकार गला फाड़कर दहाड़ा। उसकी पत्नी उसे गालियां देने लगी। तेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया बेवकूफ बुढ़े। ये तो उस नौजवान की बू है जिसे हमने कल खाया था, और आज तो हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं। रात बीत गई। पौ फटते ही देव मछली पकड़ने सोते पर चला गया और शीघ्र ही ढेर सारी मछलियां लेकर लौट आया। नाश्ता तैयार करो, उसने पत्नी और पुत्री को आदेश दिया। मैं फिर शिकार पर जाऊंगा। शायद दिन के खाने के लिए कोई बांका नौजवान या उसका घोड़ा पकड़ में आ जाए। वह चला गया। जाल माउइस केम्पीर ने सुलेमान को संदूक से बाहर निकलने दिया और उसे दरवाजे की ओर धकेलने लगी। दूर हो जा मेरी आंखों से बिन बुलाए मेहमान। तेरे मारे मेरी जान पर आ बनी है। किंतु सुलेमान टस से मस नहीं हुआ और केवल सुंदरी बुलक को एकटक देखता रहा। पिता की आज्ञानुसार युवती ताजा मछली साफ कर रही थी। उसने बड़ा मछ काटा और अचानक चीख मारकर
उसके पेट में से सोने की अंगूठी निकाल ली। अंगूठी उसके हाथ से छूटकर सीधे सुलेमान के पैरों के पास आ गिरी। खान ने उसे उठाकर उंगली में पहन लिया और वह तत्क्षण पूर्ववत बलवान और बुद्धिमान हो गया। मैं खान सुलेमान हूं, उसने खुश होकर कहा। तुम बुलुक मेरी बेगम और दुनिया की मलिका बनना चाहती हो? और बुलुक मलिका बन गई। अब वह रेशमी गद्दों पर सोने लगी, सोने चांदी के थालों में खाने लगी और मखमल व जरी के कपड़े पहनने लगी। खान ने उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी और सारे राजकाज भूलकर केवल पत्नी को किसी तरह खुश रखने की ही सोचने लगा। एक बार खान ने रूपवती से कहा, तुम चाहो बुलुक तो मैं तुम्हारे लिए सोने और हीरे जवाहरात का महल बना सकता हूँ। मुझे सोने और हीरे जवाहरात का महल नहीं चाहिए, बुलुक ने नखरीली अदा के साथ आंखें नचाते हुए जवाब दिया। अगर तुम मुझे प्यार करते हो मेरे मालिक, तो मेरे लिए चिड़ियों की हड्डियों का महल बना दो। सर्वशक्तिमान सुलेमान ने दुनिया भर की चिड़ियों को तुरंत अपने सामने हाजिर होने और मलिका की इच्छानुसार नम्रतापूर्वक मृत्यु दंड के लिए तत्पर रहने के लिए आवाज दी। बिना कूजते, बिना चहचहाते अभागे पक्षियों के झुंड अपने भाग्य के निर्णय की विनम्रतापूर्वक प्रतीक्षा करते सुलेमान के महल में उड़कर आए। चमत्कारी अंगूठी में ऐसी शक्ति थी। बुलुक ने उनकी गिनती करके दुखी स्वर में खान से कहा, एक चिड़िया ने आपकी अवज्ञा की है आलीजा, और आपकी आज्ञानुसार यहाँ उपस्थित नहीं हुई है। उसका नाम है बाएगीज। सुलेमान आग बबूला हो उठा। उसने काले कौवे को विश्वासघाती बाएगीज को ढूंढकर उसके पास पहुंचाने का आदेश दिया। कौवा 3 दिन तक उड़ते रहने के बाद खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं भी दोषी पक्षी का सुराग न मिल सका। तब खान ने वेगवान बाज को उसे ढूंढने भेजा। बाज ने बाएगीज को पहाड़ पर एक चट्टान के नीचे देख लिया। अवज्ञाकारी चिड़िया चट्टान के नीचे दुबकी हुई थी और उसे न चोंच से बाहर खींचा जा सकता था, न ही पंजों से। बाज उससे बोला, आदरणीय बाएगीज, आप क्या कर रही हैं? सोच रही हूं। क्या क्या कहा? मैंने सुना नहीं। बाएगीज ने चट्टान के नीचे से गर्दन बाहर निकाली और बाज उसे पकड़ पंजों में दबोचकर खान के पास ले गया। बाएगीज गा उठी, बनी जान पर आई मुसीबत दिल पर मेरे, दुश्मन के पंजे हैं जाने कितने नुकीले। बाज ने चिड़िया को सुलेमान के कदमों में पटक दिया, लेकिन बाएगीज खान के सामने भी अपना गीत गाती रही। पंख न हो तो हूँ मैं गौरैया के बराबर, पोर से उंगली के भी छोटा है मेरा सर, मांस भी मुझ में, रक्त भी मुझ में, बस रत्ती भर, रहेगी भूखी छोटी चील भी मुझको खाकर। सुलेमान ने गुस्से में उस पर पैर रख दिया। बाएगीज, तू क्यों मेरी पहली बार बुलाते ही हाजिर नहीं हुई? बाएगीज ने उत्तर दिया, मैं सोच रही थी। किस चीज के बारे में सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि धरती पर पहाड़ ज्यादा हैं या घाटियां। तू किस निर्णय पर पहुंची? पहाड़ ज्यादा हैं। अगर उन ढेरों को भी पहाड़ मान लिया जाए जो स्टेपी में छछूंदरों ने लगाए हैं। और किस चीज के बारे में सोच रही थी? मैं ये भी सोच रही थी कि जिंदा ज्यादा हैं या मरे हुए। तुम्हारे ख्याल से कौन ज्यादा हैं? मरे हुए ज्यादा हैं, अगर सोए हुए लोगों को भी मृत मान लिया जाए। और क्या सोच रही थी? और सोच रही थी कि पुरुष अधिक हैं या स्त्रियां। फिर किस निर्णय पर पहुंची? स्त्रियां आलीजा पुरुषों से काफी ज्यादा हैं, अगर उनमें उन भीरुओं को भी शामिल कर लिया जाए जो अपना बौद्धिक संतुलन खोकर स्त्री की हर सनक पूरी करने को तत्पर हो जाते हैं। बाएगीज के इतना कहते ही सुलेमान ने हाथ से आंखें ढक ली और शर्म से लाल हो उठा। खान नन्ही सी चिड़िया का इशारा समझ गया।
उसने तुरंत अपनी सपक्ष प्रजा को अपने अपने घोंसलों में लौट जाने को कहा और वे कूजते चहचहाते उड़ चले। इस प्रकार पक्षियों की हड्डियों का महल नहीं बन पाया और पक्षियों ने उन्हें अकाल मृत्यु से बचाने के लिए बुद्धिमान बागीज को सदा के लिए अपना गाजी चुन लिया। सपना जो सच हो गया। सरसेमबाई अनाथ था। न उसका पिता जिंदा रहा था, न ही माता। उसका जीवन दुख भरा था। उसने एक बाई की भेड़ें चराने की नौकरी कर ली। बाई ने उसे शरद ऋतु में एक लंगड़ी भेड़ देने का प्रलोभन दिया। श्रोताओं, यहाँ बाई का अर्थ जमींदार से है। नन्हा गडरिया इस पर भी खुश था। वह भेड़ें चराता रहा, बाई की जूठन खाता रहा और शरद ऋतु के आने की प्रतीक्षा करता रहा। पतझड़ आते ही वह सोचता रहता, मुझे लंगड़ी भेड़ मिल जाएगी, तब मुझे भी गोश्त का स्वाद चखने को मिल जाएगा। एक बार सरसेमबाई भेड़ों को एक नई चरागाह में हाँक कर ले जा रहा था। सहसा झाड़ियों में से एक भेड़िया निकल आया और बोला, भेड़ दो, नहीं दोगे तो एक की जगह 10 को फाड़ डालूंगा। मैं तुझे भेड़ कैसे दे सकता हूँ भेड़िए, क्योंकि ये रेवड़ मेरा नहीं है। ऐसे काम के लिए बाई मुझे जान से मार डालेगा। भेड़िया सोच में पड़ गया और फिर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम बाई के पास जाकर उससे मेरे लिए एक भेड़ मांगो। सरसेमबाई ने मालिक के पास जाकर उसे पूरा किस्सा सुनाया। बाई ने हिसाब लगाया, 10 भेड़ें एक से ज्यादा होती हैं, एक भेड़ 10 से सस्ती पड़ेगी। उसने गडरिये से कहा, भेड़िए को एक भेड़ ले लेने दो, लेकिन बिना चुने। उसकी आंखों पर रुमाल बांध देना, जिसे वह दबोच ले वही उसी की हो। सरसेमबाई ने जैसी आज्ञा मालिक ने दी वैसा ही किया। भेड़िया आंखों पर रुमाल बांधे रेवड़ के बीच घुस गया और उसने एक भेड़ का गला फाड़ दिया। लेकिन ठीक ही कहते हैं, करम रेख न मिटे, करे कोई लाखों चतुराई। ऐसा ही हुआ। भेड़िए ने संयोगवश उसी लंगड़ी भेड़ को फाड़ डाला जिसे मालिक ने सरसेमबाई को देने का वादा किया था। सरसेमबाई फूट फूट कर रोने लगा। भेड़िए को उस पर दया आ गई। अब कुछ नहीं किया जा सकता गडरिये, वह बोला, शायद तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही बदा था। मैं तुम्हारे लिए भेड़ की खाल छोड़ रहा हूं, शायद तुम उसे किसी को अच्छी कीमत पर बेच दो। सरसेमबाई ने भेड़ की खाल उठा ली और उसे कंधे पर आड़ी डालकर रेवड़ को आगे हाँक ले चला। सामने से भूरे कदमबाज पर बाई आ रहा था। वह रकाबों पर पैर जमाए खड़ा होकर भेड़ों व मेढ़ों को गिनने लगा। उसने देखा सारा रेवड़ सही सलामत है, बस सरसेमबाई की लंगड़ी भेड़ गायब है। तभी सरसेमबाई भी आ पहुंचा। वह रेवड़ के पीछे पीछे हाथ में लाठी थामे चल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाई इतने जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा कि उसके तले कदमबाज भी लड़खड़ा गया। वाह, कैसा गडरिया है मेरा, खूब संभाल की अपनी भेड़ की। अरे तू तो मेरी भेड़ों का भी सफाया करवा देगा, दूर हो जा मेरी आंखों से, मेरा तेरा हिसाब साफ हो गया। और सरसेमबाई धीरे धीरे अपनी लाठी की छाया की दिशा में स्तेपी में चला गया। वह एक दूर के शहर में जा पहुंचा और उसके बाजार में गया। वह काफी देर तक भीड़ में भटकता रहा, पर किसी ने भी उससे भेड़ की खाल की कीमत नहीं पूछी। केवल शाम ढले वह एक आदमी को उसे 3 छोटे सिक्कों में बेच पाया। 3 सिक्कों की मैं 3 रोटियां खरीद लूंगा। 3 रोटियां 3 दिन के लिए काफी होंगी, फिर जो हो सो हो। वह रोटी की दुकान की तरफ बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे एक बीमार बूढ़ा भीख मांगता मिल गया। सरसेमबाई ने 1 सिक्का उसे दे दिया और 2 अपने पास रख लिए। बूढ़े ने सिर हिलाया और झुककर जमीन से मुट्ठी भर रेत उठाकर लड़के की ओर बढ़ाई। ले, उसने कहा, अपनी नेकी के बदले में इसे रख ले। सरसेमबाई ने सोचा कि फकीर पागल है, लेकिन उसने वृद्ध को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और रेत लेकर
अपनी जेब में डाल ली। रात आई, घुप अंधेरा छा गया। गरीब गडरिया कहाँ सिर छुपाए। उसने कारवां सराय में रात गुजारने की इजाजत मांगी। मालिक ने उसे रहने दिया, लेकिन रात गुजारने का भाड़ा मांगा और सरसेमबाई को 1 सिक्का उसे देना पड़ गया। मालिक ने अपने सारे किराएदारों को कालीनों और नमदों पर सुला दिया, पर सरसेमबाई को नंगी जमीन पर सोने को कहा। भूखे बालक को नींद अच्छी नहीं आई और उसे ठंडी सख्त जमीन पर बुरे सपने आते रहे। पौ फटे कारवां सराय में शोर होने लगा। लोग अहाते में चलने फिरने लगे। परदेसी सौदागर सफर की तैयारी में ऊंटों पर माल लादते हुए आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक कहने लगा, मैंने रात में एक बहुत सुंदर सपना देखा। लगा जैसे मैं खान की तरह कीमती पलंग पर लेटा हूं। मेरे ऊपर उजला सूरज झुका हुआ है और मेरे सीने पर उजला चांद खेल रहा है। सरसेमबाई सौदागर के पास जाकर बोला, मैंने अपने सारे जीवन में कभी कोई सुंदर सपना नहीं देखा। अपना सपना मुझे बेच दीजिए साहब, ताकि ये सपना मेरा हो जाए। सपना बेच दूं? व्यापारी हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या देगा? मेरे पास 1 सिक्का है, ये लीजिए। ला, इधर ला तेरा सिक्का, सौदागर चिल्लाया। सौदा तय हुआ, अब से मेरा सपना तेरा हो गया छोकरे। सौदागर और भी जोर से हंस पड़ा और उसके साथ ही कारवां सराय में मौजूद सारे लोग भी हंस पड़े। नन्हा गडरिया अपनी खरीद पर खुश होकर उछलता कूदता अहाते से बाहर भाग गया। तब से सरसेमबाई ने न जाने कितने रास्ते नापे, न जाने कितने गांव उसके रास्ते में पड़े, लेकिन उसे न तो कहीं नौकरी मिली, न कहीं पनाह और न ही एक प्याली मट्ठा। जाड़ा पड़ चुका था। सरसेमबाई अंधेरी रात में स्तेपी में अपनी सांसों से उंगलियों को गरमाता भटक रहा था। तेज हवा उसे एक ओर से दूसरी ओर धकेल रही थी। हिमझंझावात उसे एक ही जगह में फिरकी की तरह घुमा रहे थे। सरसेमबाई रो पड़ा और आंसू उसके गालों पर जम गए। वह निढाल होकर बर्फ के ढेर पर बैठ गया और निराशा में कहने लगा, इतने कष्ट उठाने से तो बेहतर है भेड़िए मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। उसका इतना कहना था कि उसी क्षण अंधेरे में से एक बड़ा सा भेड़िया निकल आया। उसके बाल खड़े थे, आंखें दहक रही थीं। आखिर आ ही गया शिकार पकड़ में, भेड़िया गुर्राया। मेरे बच्चे कितने खुश होंगे। मुझे मार डाल भेड़िए, लड़के ने धीरे से कहा। कम से कम तेरे बच्चे तो खुश होंगे, मेरे लिए तो जीने से मर जाना बेहतर है। लेकिन भेड़िया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बस लड़के को एकटक देखता रहा। अंत में वह बोला, क्या तुम वही सरसेमबाई हो जिसने मुझे लंगड़ी भेड़ दी थी? सलाम, मैं तुम्हें पहचान गया। डरो मत, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बल्कि हो सकता है जिंदा रहने में तुम्हारी मदद करूं। मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और खूब कसकर पकड़े रहो। सरसेमबाई उसकी पीठ पर सवार हो गया और भेड़िया उसे धंसने वाली बर्फ के ढेरों पर से भागता ले चला। घने वन के किनारे तक उसे पहुंचाकर भेड़िया बोला, उधर आग दिखाई दे रही है सरसेमबाई, वहां अलाव जल रहा है। वहां डाकुओं के गिरोह ने पड़ाव डाला था। अब वे बहुत दूर जा चुके हैं और जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। तुम अलाव के पास जाकर ताप लो, सुबह तक मौसम शायद कुछ गर्म हो जाए। अलविदा। भेड़िया चला गया और सरसेमबाई जल्दी से आग के पास पहुंच गया। उसके बदन में कुछ गर्मी आई और थोड़ी ताकत भी। उसने अलाव के पास डाकुओं द्वारा फेंकी हुई हड्डियां चचोड़ ली थीं। वह इतना खुश था कि उसका मन गाने को करने लगा। गरीब को खुश करने के लिए थोड़े की ही जरूरत होती है। उजाला होने लगा। अलाव पूरी तरह जलकर बुझ गया। जब कोयले काले पड़ गए तो लड़के ने हाथ गरम गरम राख में घुसेड़ दिए। कितना अच्छा लग रहा था हाथों को। वह हाथ राख के अंदर ही अंदर घुसेड़ता गया और अचानक उसकी उंगलियां
किसी ठोस चीज से टकरा गईं। सरसेम्बाई ने उस चीज को राख से निकाला और भौंचक रह गया। सोने की संदूकची! बालक का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। संदूकची में क्या है? सरसेम्बाई ने ढक्कन उठाया। उसी क्षण धरती के ऊपर सूरज का किनारा दिखाई दिया और उसकी पहली किरण सीधे संदूकची पर गिरी। सरसेम्बाई चीख उठा और असह्य चकाचौंध के कारण उसकी आंखें मुंद गईं। संदूकची हीरों से ठसाठस भरी थी। गडरिये ने अपनी खोज सीने से सटा ली और खुशी से फूला न समाता जंगल में भागने लगा। बस किसी तरह किसी घर तक पहुंच जाऊं, वह सोच रहा था। अब मैं बिना दुख भोगे जीने लगूंगा। मेरी दौलत 100 आदमियों के लिए भी काफी रहेगी। लेकिन वन उत्तरोत्तर घना होता जा रहा था। सरसेम्बाई को डर लगने लगा और वह अब पछताने लगा कि इतने घने वन में घुस आया। इतने निर्जन घने वन में मैं अपनी दौलत का क्या करूंगा? तभी उसे वृक्षों के तनों के बीच प्रकाश की झलक दिखाई दे गई और लड़का चौड़े वन क्षेत्र में पहुंच गया। वन क्षेत्र के बीचों बीच न जमने वाली जलधारा के किनारे एक सफेद नमदे से मढ़ा शानदार तंबू घर था। यहाँ कैसे लोग रहते हैं? सरसेम्बाई ने सोचा। कहीं वे असहाय दुखियारे को तंग तो नहीं करने लगेंगे? सरसेम्बाई ने सोने की संदूकची एक बूढ़े बलूत के कोटर में छिपा दी और तंबू घर के भीतर गया। सलाम, उसने कहा। तंबू घर में चूल्हा जल रहा था और उसके आगे एक लड़की गहरे सोच में डूबी, सिर झुकाए उकड़ू बैठी हुई थी। आगंतुक को देखते ही लड़की झट उठ खड़ी हुई और आश्चर्य व भय से उसकी ओर देखने लगी। तुम कौन हो लड़के, और यहाँ कैसे आ गए? उसने अंत में पूछा। सरसेम्बाई लड़की को एक टक देख रहा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसने ऐसी रूपवती कभी नहीं देखी थी। ऐसी कन्याओं का गुणगान तो केवल अकीन ही अपनी रचनाओं में करते थे, किंतु स्पष्ट था कि उसे कोई गंभीर दुख है। उसकी आंखें उदास थीं और चेहरा उतरा हुआ था। लड़के ने अपने को काबू में करके कहा, मैं अनाथ हूँ। मेरा नाम सरसेम्बाई है। मैं नौकरी, रहने की ठौर और खाने की तलाश में भटक रहा था कि रास्ता भूलकर तुम्हारे यहाँ आ पहुंचा। पर तुम कौन हो लड़की? लड़की उसकी ओर बढ़ी और घबराहट भरे स्वर में बोली, मेरा नाम अल्तीन खीज है। दुनिया में मुझसे ज्यादा अभागी लड़की शायद ही कोई हो। लेकिन तुम्हें मेरी क्या चिंता सरसेम्बाई, तुम खुद बहुत खतरे में हो। अगर तुम्हें इस मनहूस जगह से निकलने का रास्ता मिल जाए तो यहाँ से भाग जाओ। सिर पर पैर रख कर भागो। तुम्हें मालूम है तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें कहाँ ले आया है? ये तंबू घर रक्त पिपासु जालमाउइस कैंपीर का है। वह किसी भी क्षण घर लौट सकती है। फिर तुम्हारी खैर नहीं। देर न करो, जान बचाकर भाग जाओ। तभी बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट सुनाई दी। बालिका का चेहरा और अधिक फक हो गया। मौका निकल गया, लड़की ने डर के मारे कांपते हुए कहा और सरसेम्बाई का हाथ पकड़कर चूल्हे के पास से खींचकर उसे नमदे से अच्छी तरह ढक दिया। सरसेम्बाई छिपा रहा, पर वह छोटे से छेद में से तंबू घर में जो कुछ हो रहा था सब देख रहा था। दरवाजा भड़ाक से पूरा खुल गया और तंबू घर में लाल लाल होठों वाली राक्षसी भयावह जालमाउइस कैंपीर घुस आई। उसकी नाक आकुड़े जैसी थी, बाल खड़े हुए थे, दांत भेड़िए की तरह निकले हुए थे। उसने अपनी धुंधली नजर तंबू घर में चारों ओर दौड़ाई और चूल्हे के आगे उकड़ू बैठकर अपनी सूखी सूखी काली उंगलियां ज्वाला की ओर बढ़ाईं। वह थोड़ी देर तक ऐसे ही जोर जोर से हांफती बैठी रही और अल्तीन खीज उससे कुछ दूरी पर निश्चल खड़ी रही। ताप लेने के बाद जालमाउइस कैंपीर गुर्राई, अल्तीन खीज मेरे पास आ। डर के मारे थरथर कांपती लड़की ने बुढ़िया की ओर कदम बढ़ाया और रुक गई, लेकिन उसने उसे अपनी आंकुड़े नुमा उंगलियों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अल्तीन खीज दर्द के मारे करहा उठी।
सरसेम्बाई ने मुट्ठियां भींच ली और वह बुढ़िया पर टूट पड़ने ही वाला था कि उसी क्षण जालमावी स्किम्पीर गुस्से से चीखी और लड़की को दूर धकेल कर चिल्लाई, नालायक, तू क्यों रोजाना पीली पड़ती जा रही है और सूखी जा रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे अपने तंबू घर में किस लिए रखे हुए हूँ? मुझे बहुत पहले ही तुझे चट कर जाना चाहिए था, पर मैं बराबर टालती आ रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि कब तुझे अक्ल आए और तू मुटियाने लग जाए। अगर कल मेरे आने तक तू ऐसी ही दुबली रही तो मैं तुझे इस चूल्हे में जिंदा भून डालूंगी। इतना कहते ही बुढ़िया बिस्तर पर गिरकर खर्राटे भरने लगी और अल्तीन खीज आग के पास बैठी रात भर रोती रही। सुबह जालमावी स्किम्पीर ने लड़की को फिर धमकी दी और बैसाखी उठाकर तंबू घर से बाहर चली गई। बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। सरसेम्बाई नमदा हटाकर निकला और उसने पूछा, अल्तीन खीज, तुम मुझे बताओ कि तुम इस रक्त पिपासु जालमावी स्किम्पीर की दासी कैसे बनी? और अल्तीन खीज उसे पूरा किस्सा सुनाने लगी। मैं अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ खुश और संतुष्ट रह रही थी। एक बार मेरे माता पिता किसी के घर गए। जाते समय पिता ने मुझसे कहा था, प्यारी अल्तीन खीज, तुम्हें पूरे दिन अकेले रहना है, समझदारी से काम लेना, घर से बाहर मत निकलना और किसी को अंदर मत आने देना। मैं ऊबने लगी और घर से बाहर निकल गई। मेरी सहेलियां मेरे पास भागी आईं और मुझे स्तेपी में फूल चुनने चलने को कहने लगी। मैं बुद्धू चली गई। फूल तोड़ रही थी कि मैंने देखा एक मरियल बुढ़िया बैसाखी टेकती आ रही है। आहा, कितनी अच्छी लड़की है, आहा, कैसी रूपवती है, वह मुझसे कहने लगी। तू कहीं दूर रहती है लड़की? मैंने कहा, नहीं, पास ही में रहती हूँ, वह रहा हमारा तंबू घर। वह बोली, तो फिर तू मुझे अपने घर ले चल और साफ पानी पिला दे। मैंने कोई बुरी बात नहीं सोची, उसे गांव ले गई और पानी पिला दिया, लेकिन वह तंबू घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। आहा, कितनी अच्छी लड़की है, आहा, कितनी रूपवती है, तेरे बालों में कंघी कर दूं। मैंने उसके घुटनों पर सिर रख दिया और वह सोने की कंघी निकालकर मेरे बाल बनाने लगी। मुझे अचानक नींद आने लगी। मैं आंखें मूंदकर गहरी नींद में सो गई। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर सोई रही, पर मेरी नींद इस तंबू घर में खुली। बहुत दिन गुजर चुके हैं तब से मैंने इस यंत्रणा देने वाली जालमावी स्किम्पीर के अलावा और किसी की सूरत नहीं देखी है। यहाँ ऐसे ही हर घड़ी अपनी मौत का इंतजार करती दिन काट रही हूँ। अपनी राम कहानी सुनाकर अल्तीन खीज फिर रो रो कर सरसेम्बाई को जालमावी स्किम्पीर के आने से पहले कहीं भाग जाने के लिए मनाने लगी, किंतु सरसेम्बाई उसके मनोहार करने पर केवल स्नेहपूर्वक मुस्कुराता रहा और फिर उसे बहन की तरह गले लगाकर बोला, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा अल्तीन खीज, हम साथ ही जाएंगे। धन्यवाद सरसेम्बाई, तुम्हारी नेकी के लिए, अल्तीन खीज ने कहा, लेकिन तुम जो कह रहे हो वह कभी नहीं पूरा होगा। जालमावी स्किम्पीर हमें रास्ते में पकड़ लेगी और अगर नहीं भी पकड़े तो भी हम हर हालत में कहीं बर्फ के किसी ढेर में ठिठुर कर मर जाएंगे। हम वसंत तक इंतजार करेंगे और फिर भाग जाएंगे। अल्तीन खीज ने एक ठंडी सांस ली। साहसी अक्सर अदूरदर्शी होते हैं, उसने कहा। तुम शायद भूल गए हो कि जालमावी स्किम्पीर मुझे आज मार डालेगी। नहीं अल्तीन खीज, तुम नहीं मरोगी, लड़का जोश में कह उठा। मैंने सब सोच लिया है। जालमावी स्किम्पीर चालाक है, पर हम उसे चकमा देने की कोशिश करेंगे। तंबू घर में अंधेरा है, मैं तुम्हारा कुर्ता पहन लूंगा और आज तुम्हारी जगह उसके पास जाऊंगा। मैं तुमसे लंबा और मोटा हूँ, शायद हम बुढ़िया को धोखा देने और गर्म मौसम तक जिंदा रहने में सफल हो जाएं। अल्तीन खीज ने
हाथ पर हाथ मारा और कहने लगी कि वह सरसेमबाई को उसकी खातिर कभी जान पर खेलने देने को तैयार नहीं होगी। किंतु गडरिया दृढ़ और अडिग रहा। अगर तुम अल्तीन खीज जिद करती रही तो मैं आज ही जालमावीज कैंपीर से जा भिड़ूंगा और तुमसे पहले उसके दांतों का शिकार बन जाऊंगा। तब लड़की मान गई। उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। अल्तीन खीज नमदे के पीछे छिप गई और सरसेमबाई उसकी जगह चूल्हे के पास बैठ गया। तभी बाहर से शोर, कड़क और कदमों की आहट आई और तंबू घर में लाल लाल होठों वाली राक्षसी भयावह जालमावीज कैंपीर घुस आई। वह आग से हाथ ताप कर गुर्राई, अल्तीन खीज मेरे पास आ। सरसेमबाई बेधड़क बुढ़िया के पास आ गया। उसने उस पर धुंधली नजरों से सिर से पैर तक देखा और बुदबुदाई, लगता है तू आज दिन भर में कुछ बड़ी हो गई है। धोखे का संदेह न करते हुए उसने सरसेमबाई का बदन टटोला, उसे नोच लिया और हंसती हुई बोली, आहा, कितनी चालाक लड़की है तू। मैं बहुत पहले ही भांप गई थी कि तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तुझे एक बार अच्छी तरह धमकी देने की देर थी कि तू फौरन रास्ते पर आ गई। ठीक है, कुछ दिन और जी ले, थोड़ी चर्बी चढ़ा ले। सरसेमबाई और अल्तीन खीज के लिए कष्टदायी दिन और खतरनाक रातें बीतने लगीं। अंततः वसंत आया। जलधारा में पानी कल कल करता बहने लगा। चिड़ियां चहकने लगीं, फूल खिलने लगे। सरसेमबाई अपनी सहेली से बोला, प्यारी अल्तीन खीज, अब हमें भागने की तैयारी करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जालमावीज कैंपीर पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। उसे कहीं हमारे इरादे की भनक तो नहीं पड़ गई है। बुढ़िया को मेरा पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी, हम दोनों मारे जाएंगे। मैं कमान बनाकर शिकार करने जाऊंगा। रास्ते में खाने के लिए चिड़ियां जमा कर लूंगा और 3 दिन बाद छिपकर लौट आऊंगा। फिर हम भाग जाएंगे। जैसा ठीक समझो सरसेमबाई, वैसा ही करो, लड़की ने उत्तर दिया। पर उसकी आंखें डबडबा आईं। लेकिन शिकार करते समय होशियार रहना और सही सलामत लौट आना। रो मत अल्तीन खीज, मेरे बारे में दुखी मत हो, सरसेमबाई ने कहा। और अगर ऊबने लगो तो नदी के पास जाकर पानी को देखना। अगर पानी पर हंस के पर तैर रहे हों तो समझ लेना कि मैं जिंदा और स्वस्थ हूं और तुम्हें कहीं दूर से सलाम कहलवा रहा हूं। बच्चों ने एक दूसरे से विदा ली। अल्तीन खीज मित्र को थोड़ी दूर तक छोड़ने गई। कहीं जालमावीज कैंपीर खाली तंबू घर में अचानक न आ धमके। सरसेमबाई चश्मे के किनारे किनारे आगे बढ़ता गया। पहले दिन उसने 3 हंस मारे और उनके पर नोचकर पानी में डाल दिए। दूसरे दिन उसने फिर 3 हंस मारे और फिर उनके पर पानी में डाल दिए। तीसरे दिन सरसेमबाई ने देखा वनपथ में एक हिरन का छौना खड़ा है और उसके ऊपर काले कौओं का झुंड जोर जोर से कांव कांव करता मंडरा रहा है। कौए छौने की आंखें निकाल लेना चाहते थे। लड़के को छौने पर दया आ गई। उसने कौओं को भगा दिया। बूढ़ा हिरन दौड़ा आया। धन्यवाद सरसेमबाई, वह बोला, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। सरसेमबाई आगे चला। उसे दर्द भरी में सुनाई दी। उसने गड्ढे में झांक कर देखा। वहां पहाड़ी बकरे का मेमना था। वह निकलने के लिए जोर लगा रहा था, चीख रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। बालक को उस पर दया आ गई और उसने उसे गड्ढे में से निकाल लिया। बूढ़ा पहाड़ी बकरा भागता आया और बोला, धन्यवाद सरसेमबाई, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। सरसेमबाई आगे चला। ये कौन चींची कर रहा है? देखा, घोंसले से गिरा उकाब का नीड़ शावक था। लड़के को चिड़िया के बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे जमीन से उठाकर घोंसले में रख दिया। बूढ़ा उकाब उड़ता आया। धन्यवाद सरसेमबाई, मैं तुम्हारी नेकी का बदला जरूर चुकाऊंगा। इस प्रकार सरसेमबाई उस दिन किसी जानवर का शिकार न कर सका। शाम होने वाली थी।
तभी लड़के को याद आया कि उसने सुबह से पानी में हंस का एक भी पर नहीं डाला है। उसका दिल विकल होने लगा। अब बेचारी अल्तीन ख़ीज़ नदी के किनारे खड़ी क्या सोच रही होगी। सरसेम्बाई बिना पलट कर देखे वापस भाग चला। अल्तीन ख़ीज़ उस समय उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी याद में तड़प रही थी। जालमाउइस केम्पीर के घर से निकलते ही लड़की भागकर नदी के किनारे जा पहुंचती। लड़की जब देखती कि पानी कल कल करता बह रहा है, उस पर हंस के पर तैर रहे हैं, तो वह मुस्कुराने लगती। सरसेम्बाई जिंदा है। तीसरा दिन उनकी जुदाई का आखिरी दिन आया। अल्तीन ख़ीज़ नदी के किनारे खड़ी एक टक देखती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। पानी तो कलकल करता बह रहा था, पर उस पर हंस के परों का निशान भी नहीं था। लड़की किनारे पर गिर पड़ी और हाथों से मुंह ढक कर फूट फूट कर रोने लगी। सरसेम्बाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। दिलेर लड़का जान से मारा गया और उसे ये भी मालूम नहीं पड़ा कि मैं उसके लिए 1000 बार मरने को तैयार हो जाती। बस किसी तरह वह जिंदा बच जाए और सुखी रहे। बेचारी रोती बिलखती रही और ये न देख पाई कि कैसे जालमाउइस केम्पीर गुस्से के मारे कांपती उसके पास आ पहुंची। बुढ़िया ने अपनी बंदनी के कंधों को दबोच लिया और उसको सजा देने के लिए तंबू घर में घसीट ले गई। तेरी चालबाजियों का, वह दहाड़ी, भेद खुल गया छोकरी। भागने की सोच रही थी, अपना हिमायती खोज लिया। अच्छी तरह समझ ले, तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती और तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत आ गई है, मैं तुझे अभी जिंदा चबाकर खा जाऊंगी। अचानक दरवाजा भड़बड़ाया और फटाक सा पूरा खुल गया। देहली पर सरसेम्बाई खड़ा था। अल्तीन ख़ीज़ अपने को छुड़ाकर उसकी ओर लपकी और उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए, लेकिन बुढ़िया उसे कसकर पकड़े रही। उसे अपने हाथों से नहीं निकलने दिया उसने। ठहर जालमाउइस केम्पीर, लड़का चिल्लाया। मेरी बात सुन ले, अल्तीन ख़ीज़ को छोड़ दे, तुझे छुड़ौती में कीमती चीज दूंगा। छुड़ौती देगा? वाह रे ढीठ, तू फटीचर छोकरा, क्या देगा मुझे इसके बदले में? सरसेम्बाई ने पेड़ के कोटर में से सोने की संदूकची निकालकर बुढ़िया के सामने उसका ढक्कन खोल दिया। बहुमूल्य हीरे जवाहरात को देखते ही जालमाउइस केम्पीर लालच के कारण चीख उठी और उसने लड़की को छोड़ दिया। उसके गुस्से पर लालच हावी हो गया। ले जा छोकरी को, ले जा और तेरे हीरे इधर ला। सरसेम्बाई आखिर इतना मूर्ख तो था नहीं जो संदूकची बुढ़िया के हाथों में पकड़ाता। ये ले हीरे बुढ़िया, उठा ले, लड़का चिल्लाया और हीरे चारों ओर बिखेरने लगा। हीरे तारों की तरह चमकते जमीन पर लुढ़कने लगे। जालमाउइस केम्पीर लपक कर उन्हें उठा उठाकर अपने पल्ले में डालने लगी और उधर सरसेम्बाई अल्तीन ख़ीज़ का हाथ पकड़कर तंबू घर से बाहर भाग निकला। वे बिना रास्ते पर ध्यान दिए वनपथ से भागते रहे, मुड़कर देखने से डरते जंगल में भागते रहे। वृक्षों की शाखाएं उनके बेंत की तरह चोटें मारती रहीं, टहनियां खरोंचती रहीं, ठूंठ और लट्ठे उनका रास्ता रोकते रहे। अल्तीन ख़ीज़ बिल्कुल निढाल हो गई। उसके पैर घायल और लहूलुहान हो गए। वह भागती भागती अपनी चोटियां संभालती रही, आस्तीन से चेहरे का पसीना पोंछती रही। भागते लड़के लड़की को अचानक अपने पीछे से शोर और कड़क सुनाई दिए। धरती कांपने लगी, पेड़ गिरने लगे। जालमाउइस केम्पीर उनका पीछा कर रही थी। जल्दी से भागो अल्तीन ख़ीज़, सरसेम्बाई ने कहा। अब हमारी सारी आस केवल हमारे पैरों पर ही है। पर अल्तीन ख़ीज़ उससे बोली, मुझ में अब और ताकत नहीं रही सरसेम्बाई, मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे घुटने टूटे जा रहे हैं। आगे तुम अकेले भाग जाओ, जब तक जालमाउइस केम्पीर मुझे खा पाएगी तुम दूर पहुंच जाओगे। तुम क्या कह रही हो अल्तीन ख़ीज़? मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो। वे फिर भागने लगे, पर जालमाउइस केम्पीर निरंतर निकट आती जा रही थी। बुढ़िया गालियां दे रही थी, धमकी दे रही थी।
मैं जरूर तुम्हें पकड़ लूंगी, हर हालत में जिंदा चबा डालूंगी। अल्तीन खीज गिर पड़ी। उसे सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी। वह धीरे से फुसफुसाई, अलविदा सरसिम भाई, मुझे छोड़ जाओ, अपनी जान बचाओ, मैं तो अब नहीं बच सकूंगी। लड़का रो पड़ा, अगर मरना है तो साथ ही मरेंगे। उसने लड़की को जमीन से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और हांफता हुआ आगे भागा। तभी अचानक बूढ़ा हिरन जैसे जमीन फाड़ कर निकल आया और कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं भूला सरसिम्बाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ बच्चों, मेरी गर्दन पकड़े रहो, मनहूस बुढ़िया मुझे नहीं पकड़ सकती। बूढ़े हिरन ने उन्हें पलक झपकते ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचा दिया और बोला, जाल माउइस केम्पीर तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। बच्चे एक दूसरे से चिपटे पहाड़ी की तलहटी में बैठ गए, पर वे दम भी न ले पाए थे कि देखा जाल माउइस केम्पीर धूल के गुबार उड़ाती, चीखती चिल्लाती सीधी उन्हीं की ओर भागी आ रही है। सरसिम्बाई झट उठ खड़ा हुआ और अपनी सखी को अपनी ओट में कर हाथ में नुकीला पत्थर उठाकर जूझने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक बूढ़ा पहाड़ी बकरा उनके आगे जैसे जमीन फाड़कर निकल आया और बोला, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं सरसिम्बाई, मेरी पीठ पर बैठ जाओ बच्चों और मेरा सींग कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें मुसीबत से बचा लूंगा। जाल माउइस केम्पीर भागती हुई पहाड़ी तक पहुंची ही थी कि लड़का और लड़की उसकी चोटी पर जा पहुंचे। बुढ़िया गुस्से से पागल हो उठी, पहाड़ी को दांतों से चबाने लगी, पंजों से खोदने लगी। पहाड़ी हिल उठी, लगा बस जैसे ढहने ही वाली है। अचानक बूढ़ा उखाब उड़कर पहाड़ी पर आ पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं सरसिम्बाई, बच्चों जल्दी से मेरे पंखों पर बैठ जाओ, तुमने सरसिम्बाई मेरे बच्चे को बचाया था और मैं तुम लोगों को बचाऊंगा। बच्चे उखाब के ऊपर कूदे, उखाब उन्हें बुलंदी पर ले उड़ा और उसी क्षण पहाड़ी ढह गई। ढही भी ऐसे कि दुष्ट जाल माउइस केम्पीर उसके नीचे दब गई। उखाब दिन भर उड़ता रहा, रात भर उड़ता रहा, बादलों के नीचे उड़ता रहा, बादलों के ऊपर उड़ता रहा, फिर स्तेपी के बीच एक गांव के पास उतर गया। अल्तीन खीज ने जमीन पर कदम रखकर चारों ओर नजर दौड़ाई और खुशी के मारे चिल्ला उठी, अरे ये तो मेरा गांव है। लड़की की आवाज सुनकर उसके पिता और माता घर से बाहर भागे, बेटी की ओर लपके और उसे गले लगाकर चूमने लगे, प्यार करने लगे। तुम इतने दिनों तक कहाँ रही अल्तीन खीज? तुम पर कैसी मुसीबत टूट पड़ी थी बेटी, तुम्हारे उद्धार के लिए हम किसका धन्यवाद करें? लड़की ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाकर सरसिम्बाई की ओर इशारा किया। यही है मेरा उद्धारक। धूल में लथपथ, जगह जगह खरोंचे खाया, गंदे चिथड़े पहने और नंगे पांव सरसिम्बाई शर्म के मारे आंखें झुकाए खड़ा था। अल्तीन खीज के माता और पिता उसके हाथों में हाथ डालकर तंबू घर में ले आए और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर सम्मानित स्थान पर बिठा दिया। हमारे यहाँ बस जाओ प्यारे सरसिम्बाई, हमेशा हमारे साथ रहो, हम छोटे बच्चे की तरह तुम्हारा लाड़ प्यार करेंगे और सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की तरह तुम्हारी इज्जत करेंगे। वर्ष बीतते रहे, सरसिम्बाई गांव में रहता रहा और कभी अल्तीन खीज से जुदा नहीं हुआ। मेहनत और आराम, दुख और सुख वे सब बराबर बराबर बांटते रहे। स्तेपी में सरसिम्बाई जैसा दिलेर और योग्य बांका लड़का कोई नहीं था और दुनिया में अल्तीन खीज से बढ़कर सुंदर और स्नेहमयी लड़की कोई नहीं थी। उन्होंने समय आने पर युवावस्था में पदार्पण किया, सयाने हुए, उनका विवाह हो गया और वे पहले से भी अधिक सुखी हो गए। शीघ्र ही उनकी प्रथम संतान पुत्र का जन्म हुआ, जिस पर पिता को गर्व था और जो माँ की खुशी था। एक बार सरसिम्बाई काम के बाद स्तेपी की सुगंधित घास पर लेटा हुआ था। पास ही में उस पर झुकी अल्तीन खीज बैठी थी और नन्हा बेटा
उसके सीने पर कूद रहा था। सरसिम्बाई अपने को भाग्यशाली अनुभव कर हंसा और खुशी से बोला, देखो, मेरा वह अद्भुत सपना सच हो गया जिसे मैंने बचपन में सौदागर से कारवांसराय में एक मामूली से सिक्के में खरीदा था। देखो जरा, मैं बेशकीमती पलंग मेरी मातृभूमि की पवित्र भूमि पर लेटा हुआ हूँ। मेरे ऊपर उजला सूरज, मेरी प्यारी अल्तीन खीज तुम झुकी हुई हो, और मेरे सीने पर उजला चांद, मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मेरी पहली संतान खेल रहा है। इस क्षण कौन ऐसा खान है जिसे मुझसे ईर्ष्या न हो? अपने कष्ट भरे बचपन को याद करके सरसिम्बाई को एक बार फिर अपने उन चिथड़ों को देखने की इच्छा हुई जिन्हें पहनकर वह कभी बाई के यहाँ से चला गया था, दुनिया भर में भटकता रहा था और रक्त पिपासु जालमावीज केम्पीर के तंबू घर में अपनी अल्तीन खीस से पहली बार मिला था। उसकी पत्नी उसके छुटपन की कमीज निकालकर उसके पास ले आई। सरसिम्बाई ने उसे हाथों में थामा और सिर हिलाया। वह केवल चिथड़ा भर रह गई थी, पर उसमें जेब साबुत थी और वह खाली नहीं थी, उसमें कुछ था। लेकिन क्या हो सकता है? सरसिम्बाई ने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेत निकाली। उसे वह भिखारी याद हो आया जिसे उसने बाजार में छोटा सिक्का दिया था। बूढ़े की वह अजीब भेंट याद आई और उसने एक ठंडी सांस लेकर रेत हवा में उछाल दी। हवा के एक झोंके ने हल्के फुल्के रेत के कणों को स्तेपी में फैला दिया और सारी निस्सीम स्तेपी अनगिनत भेड़ों के रेवड़ों, गायों, घोड़ों व ऊंटों के झुंडों से भर गई। रेत के कण शानदार ऊंटों, तेज घोड़ों, दुधारू गायों और मोटी ताजी भेड़ों में बदल गए। गांव के लोग आकर पूछने लगे, ये अनगिनत झुंड किसके हैं? ये अनदेखी दौलत किसकी है? सरसिम्बाई ने जवाब दिया, ये अनगिनत रेवड़ मेरे और आपके हैं। ये अनदेखी दौलत आपकी और मेरी है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कज़ाख़ लोक कथाएं। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।